बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी कौमी असम्बली में 180 सीटें, हम ये हुकूमत बनाएंगे, ये कहना था उमर अयूब साहब का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और नामजद हैं वजारत उज़्मा के लिए। जायजा लेते हैं आज के प्रोग्राम में कमिश्नर पिंडी के बयान के बाद की सूरत-ए-हाल और तमाम मामला जो सियासत से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मौजूद है पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार। इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन किया आमिर राना साहब ने, इस्लामाबाद के बाखबर सहाफ़ी हैं। आप दोनों का शुक्रिया। पीजे मीर साहब, सर आप इसे शुरू करते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी का धमाका खेज इंकशाफ, कहा जाता है कि कोई ज़हनी दबाव का शिकार थे। खबर तो ये भी आई है, राना सनाउल्लाह साहब का एक इंटरव्यू है जिसमें वो कहते हैं कि जी शायद उन्होंने फांसी का पंदा पेन भी लिया था, इस हद तक दबाव का शिकार थे। और दबाव को उन्होंने खुद भी बताया कि सोशल मीडिया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दबाव था। अब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई उमर अयूब साहब की, जिसमें वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब उस इंक्वायरी का हिस्सा न बने कि जिस इंक्वायरी के हवाले से वो कहते हैं कि अदलिया को इंक्वायरी करनी चाहिए कि इंतखाबात में धांधली क्या हुई। और उन्होंने कहा कि कमिश्नर साहब ने चूंकि उन पर इल्ज़ाम लगाया लिहाजा वो इसका हिस्सा न बने। अगर इन दोनों सवालात को मिलाकर कोई जवाब बन सके तो वो क्या होगा? देखिए जी, सबसे पहले अगर आपने किसी को इम्प्लिकेट किया है कि जी ये भी मुलव्वस थे बेईमानी के अंदर, और इसका जवाब आपने चीफ जस्टिस साहब के एक यूट्यूबर में उन्होंने दे दिया है। इंक्वायरी अगर आगे होती है तो दो इसके पहलू हैं जो आपने सवाल किया। एक तो चीफ जस्टिस या तो रिज़ाइन कर दें एज चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और इंक्वायरी में बैठें, या ये बिल्कुल उसमें हिस्सा ना लें। ये दो तरीके होते हैं, क्योंकि एक सिटिंग चीफ जस्टिस एक इंक्वायरी के तहत वो नहीं आता अंदर, कहीं भी नहीं आता। सो बेसिकली ये एक ऐसी सिचुएशन है। लेकिन ये जो एलिगेशन है इसको हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि इस आप कह लो कि जो स्टेटमेंट के साथ कईयों को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन बदनामी पाकिस्तान की हुई है कि हमारे अगर अपने इदारे ही ये कर रहे हैं तो अब आप मुझे बताएं कि आप पे ओवरसीज़ का क्या ट्रस्ट होगा, आपके फॉरेन इन्वेस्टर का क्या ट्रस्ट होगा कि जब आपने कह दिया कि आपके जो ब्यूरोक्रेटिक डिपार्टमेंट्स हैं वो करप्ट हैं। तो अगर आप ये मैसेज देते हैं तो इस मैसेज को आपको प्रॉपर्ली इंक्वायर करना है, थॉरली इंक्वायर करना है। मुझे बताया गया कि उनकी फैमिली भी अभी हाउस अरेस्ट हैं, इनको भी अरेस्ट कर लिया है, बिल्कुल ठीक है। अब अरेस्ट इज नॉट द इशू, यही तो बात होती है। अगर कोई कंप्लेंट करता है तो आप उसको अरेस्ट क्यों करते हैं? उन्होंने तो बताया कि ये हुआ है, आप उसकी इंक्वायरी करें। व्हाई डू यू नीड टू अरेस्ट हिम? देखो ना, हमने अगर कानून के तकाजे पे चलना है तो फिर हर बंदा इनोसेंट है टिल प्रूवन गिल्टी। बिल्कुल। तो अगर इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है और ये सही है तो इसकी बिल्कुल आप फुल दोनों साइड्स की इंक्वायरी करें। अगर इन्होंने गलत किया है और इनके पास कोई प्रूफ नहीं है तो फिर हमारे पास समुंदर है, इनको ताला मार के बंद करके समुंदर में चाबी फेंक दें, सिंपल एज दैट। लेकिन आप किसी को ये इस तरह नहीं कर सकते कि आप उसको पकड़ के बंद कर दो। और भाई उन्होंने तो आपको बताया कि इर्रेगुलरिटी हुई है। हम कहते हैं बहैसियत एक कौम के हमें बताएं क्यों हुई है, कैसे हुई है, आपके पास प्रूफ क्या है, आपने किस अथॉरिटी पे ये किया है, आपको किसने कहा था ये करो। लेकिन तो ये सवाल इसीलिए पैदा हो रहा है कि वो चीफ जस्टिस साहब को जब मुलविस करते हैं तो क्या इसका मकसद ये तो नहीं है कि इलेक्शन के केसेस से चीफ साहब को अलग करना, इसके अंदर लपेटने की कोशिश की गई हो? तो ये हमें बताएं ना। फिर देखें ना, आपने बड़ा एक अहम सवाल यहाँ कर दिया कि अगर तो ये एंगल है तो देन ही इज द मैन जिसने हमें बताना है। ही इज द मैन इस वक्त राइट नाउ। वो कहते हैं ना, जो बंदा हॉट स्पॉट पे बैठा हुआ है वो यही है चट्टा साहब। अब इनको जब तक हम इसकी मैं आपको बताऊं फाद, इसकी एक पब्लिक इंक्वायरी होनी चाहिए, पब्लिक ओपन इंक्वायरी इसकी करवाएं, क्लोज डोर पे ना कराएं, क्योंकि ये बहुत सीरियस इल्ज़ाम है, बहुत सीरियस इल्ज़ाम है। और इस इल्ज़ाम को इन्होंने डिफेंड करना है, और डिफेंड कैसे करेंगे? हमें प्रूफ दे दें, खत्म होगी बात। बिल्कुल ठीक है। यही मैं पहले भी कल भी मैंने कहा है, देखो लोग आते नहीं है पाकिस्तान के अंदर पुलिस में, जब जाते हैं एफआईआर नहीं दर्ज करते। क्यों? जो एफआईआर दर्ज करता है वो आप उसी को अंदर कर देते हैं, तो फिर आपको इंसाफ कहां से मिलेगा? आपके ये गलत काम जो करता है फिर उसकी रिपोर्ट कौन करेगा? फिर कोई रिपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। मैं पीजे साहब जरा राना साहब को भी शामिल करूं। राना साहब, आप क्या कहते हैं कि जब नून लीग इल्ज़ाम लगाए कि 9 मई पार्ट 2 का प्लान था, और फिर पीजे साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि इल्ज़ाम लगाने वाले के इल्ज़ाम की तहकीक होनी चाहिए, बजाय उसको गिरफ्तार करके आप जेल डाल दें? देखिए, ये इतनी सादा बात नहीं है, उनकी राय का एहतराम है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ के पीछे एक गेम नज़र आ रही होती है। ये जब कर रहे थे गलत काम तो ज़मीर को तो उसी वक्त होना चाहिए था, ये छुट्टी चले जाते हैं, ये कहते मैं काम नहीं करता।
अनाउंस करते, नहीं किया, ओके ज़मीर जाग गया, कोई पाबंदी नहीं है कि कब ज़मीर जागे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो सबूत साथ रख देते। अब कल को ये इल्ज़ाम नहीं लगेगा कि जी इनसे सबूत ज़ाया करा दिए थे। अगर इनको सिक्योरिटी में नहीं रखे और इनको कोई हाथ कर जाए तो किस पे इल्ज़ाम आएगा? उन पे इल्ज़ाम आएगा जिन पे ये इल्ज़ाम लगा रहे थे। इनको सिक्योरिटी में क्यों ना रखें? पर्चा तो दर्ज नहीं हुआ ना। बात ये है कि उन्होंने कहा कि मैं पुलिस की तहवील में खुद को दे रहा हूँ। ये इसलिए ज़रूरी है कि आपने एक पूरे डिवीजन पे इल्ज़ाम लगाया और जब अगर खुदा न खास्ता उनको कुछ हो जाए तो किस पे इल्ज़ाम आएगा? फ़ौरन उन पे जाएगा कि जी इनको गंदा किया था, इन्होंने कर दिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा इस तरह का है कि जो कमिश्नर उठेगा खड़ा होकर और वो इस तरह की गुफ्तगू कर दे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तो आज से तो नहीं ना निशाना बना रहे, जब वो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ जज थे और आपको पता है उस वक्त किस किस ने सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं। इमरान खान तो कह रहे हैं कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा था, जनरल बाजवा कहते हैं जी फैज़ हमीद कर रहे थे, फैज़ हमीद कहते हैं इमरान खान कर रहे थे, इमरान खान आगे कहेंगे 3 जो 1-2 रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, एक हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस थे जो आज इनको चीफ जस्टिस नहीं देखना चाह रहे थे। उन्होंने एक किया हुआ था कि ये जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन ही ना सके, इसलिए इनके खिलाफ रेफरेंस किया था सदर साहब के पास। सदर साहब ने भी बगैर कुछ देखे भेज भी दिया था। तो ये इस तरह नहीं है, जब इल्ज़ाम लगे तो वो अपनी वाइफ के साथ बेंच पे नहीं बैठे, बेंच से नीचे आके और फायजी साहब ने बड़ी दिलेरी के साथ और वो पैदल आते जाते थे। वो इस तरह के जज नहीं है कि जो सिक्योरिटियों के हज़ार में आते थे उस वक्त जब पूरी स्टेट उनके खिलाफ थी। तो इतना भी आसान काम नहीं है कि एक जो नायब तहसीलदार से, वो कोई बुराई नहीं है नायब तहसीलदार से वो कमिश्नर हो गए, कि उनको हमेशा लुक्रेटिव पोस्टिंग भी मिलती रही और उन्होंने ये काम किया तो वो किसी पार्टी के लिए किया लग रहा है। क्योंकि 2014 के धरने में एक अफजल खान साहब थे जो APP के रिपोर्टर थे और बाद में वो इलेक्शन कमीशन के एडिशनल सेक्रेटरी तक गए और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया धरने में वो फैमिली के साथ शरीक होते थे और फिर उनसे कुछ साबित नहीं हुआ। तो ये इतनी चीज़ें नहीं है कि जी आपका दिल करे आप उठ के लगा दें इल्ज़ाम कि मेरा ज़मीर जाग गया। इनका ठीक ठाक तसल्ली होनी चाहिए। उनके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों की और पे एलिगेशन आई हैं। नहीं देखें, जो भी है उनको साबित करने के लिए सबूत मेरे हिसाब किताब में जब वो इतनी तैयारी करके आए थे, फजर की नमाज पढ़ी थी उन्होंने, तो उसके बाद वो सबूत लेके आ जाते। उनके 5 DC जो उनके अंडर थे उन्होंने रात 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है पिंडी पहुंच के और सब ने कहा है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। साबित तो इन्होंने करना है ना कि जी मैंने इनसे ये गलत काम कराए। वो जो कह रहे थे कि वो रो रहे थे, वो रोते अफसर सारे ले आए ना, उनकी वीडियो बनाई होगी ना इन्होंने। आखिर इन्होंने गलत काम किया क्योंकि इलेक्शन में ये सामने नहीं थे। वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे। इनका काम था सिक्योरिटी देना, मामलात को ठीक करना। इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे इल्ज़ाम लगा दिया। मेरी कल उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा जी एक इनकी जुलाई में कॉल आई थी, वो भी इनकी आई थी। एक 9 फरवरी को इन्होंने खुद कॉल की थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। हनीफ अब्बासी कह चुके हुए हैं कि हमें ये कहते रहे हैं, अकील जो उधर बैरिस्टर अकील जीते हैं वाकंड से, उन्होंने कहा कि जी मुझसे कहा कि हम मिल के काम करेंगे। मतलब आप सबके सामने यसमैन भी बने हुए हैं, आप गुड्डी हैं, आप उस्मान बुज़दार के साथ भी आप सब जगह ठीक है। और उस्मान बुज़दार का मैं आज से नहीं कह रहा, जब वहाँ पहला DC लगा था और कमिश्नर लगा था तो पता लगा था सर्किट हाउस का 30 लाख रुपए महीना खर्चा था पहले महीने का, और वो खर्चा कमिश्नर को भरना होता था। ये वहाँ से होके आए थे। वहाँ उनका पूरी तौसा शरीफ की जो तहसील थी उसका खाना पीना सर्किट हाउस में चलता था और वो कोई जेब से तो नहीं देते थे ना, वो इतने बड़े लैंडलॉर्ड थे। आज उनके अलबत्ता से हैं कि वो चंद महीने का खर्चा उसी तरह लोगों को जो सरकार के वो कहते हैं ना माले मुफ्त दिले बेरहम और हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा, वो तो हो रही थी उस वक्त। तौसा शरीफ के लोगों की मदद थे सारे कि वो कर रहे थे, लेकिन आज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ठीक है, इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन ये कह देना कि जी चीफ जस्टिस मुस्तफ़ी हो जाए, क्यों हो जाए जी मुस्तफ़ी? आप कल कोई चोर उचक्का उठ के कह दे कि जी आपने तो ये किया वो किया, इस तरह होता है इदारों का? बिल्कुल। ये तो चीफ जस्टिस ने आके बड़ी जरूरत के साथ जवाब भी दे दिया। साबका लोगों पे जितने इल्ज़ाम लगे वो तो यहाँ पे साकिब निसार साहब तहरीक चलाते रहे, इलेक्शन की मुहिम चलाते रहे। बिल्कुल ठीक है। उमर का बंदियाल साहब कभी बोले किसी चीज़ पे कि क्या क्या वो करते रहे? ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को मैनेज कर लें। और रात से छोटी सी बात, रात से पूरी फैमिलीज जो हैं आपने DCs की और ACs की सबकी सोशल मीडिया पर रगड़ दी हैं। वो 14 के धरने में भी यही करते थे खान साहब, 16 के धरने में भी यही करते थे। नेम लेके लोगों को कहते थे हम छोड़ेंगे नहीं। शहबाज गिल साहब पंजाब पुलिस के भी बहुत सारे अफसरान के नाम आना शुरू हो गए। मतलब ये काम कोई इस तरह आसान तो नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है। मैं राना साहब एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद दोबारा आता हूं। एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि उमर अयूब साहब कहते हैं कि हम पे ये हमारे हवाले से तज्जिया किया जा रहा था कि हम निशान नहीं मिला, तहरीक नहीं चला सके, इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सके, लिहाजा हमें सीटें भी नहीं मिलेंगी। लेकिन जिस तरह हमने सीटें जीती हैं इसी तरीके से हम हुकूमत बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे। वो बात कर रहे थे वफाकी हुकूमत की। ब्रेक के बाद जायजा लेते हैं।